और अब आज श्रद्धा मर्डर मामले की, जिसमें आरोपी आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट होना है। आफ्ताब की सुरक्षा को देखते हुए ये पोस्ट नार्को इंटरव्यू तिहाड़ जेल में ही करने का फैसला किया गया है। दरअसल आफ्ताब हाई रिस्क कैटेगरी में है। रोहिणी एफएसएल के बाहर उस पर हमले की कोशिश हुई थी, लिहाजा पोस्ट नार्को टेस्ट का इंतजाम तिहाड़ जेल में ही किया गया। इस टेस्ट में एफएसएल के 4 अधिकारी और श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रहे जांच अधिकारी आफ्ताब से सवाल जवाब करेंगे। पोस्ट नार्को टेस्ट के जरिए नार्को टेस्ट में दिए गए जवाब क्रॉस चेक किए जाएंगे। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, 10 बजे से 3 बजे तक ये प्रक्रिया होनी थी, इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है? नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, जो एफएसएल की टीम और जो जांच अधिकारी हैं श्रद्धा हत्याकांड की जो जांच कर रहे हैं, वो अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे। हालांकि वक्त 10 बजे का था, लेकिन कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि इसी तिहाड़ जेल नंबर 4 में, जहां पर आफ्ताब फिलहाल बंद है, इसी तिहाड़ जेल में जो पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू है उसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अधिकारी अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में तमाम वो इंतजामात हो चुके हैं। देखिए, ये जो पूरा टेस्ट है ये होना तो था रोहिणी एफएसएल में, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से अटैक हुआ था, जब आफ्ताब को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन वो वैन से जा रहा था, तो जिस तरह का हमला हुआ था, उसके बाद सोर्सेज बताते हैं कि वो हाई रिस्क कैदी की श्रेणी में आ चुका है। इस वजह से सारा इंतजामात जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर ही किया गया है। एफएसएल के अधिकारी और श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रहे जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। 3 बजे तक ये नार्को टेस्ट पूरा होना है, जिसमें आफ्ताब को ये बताया जाएगा कि नार्को टेस्ट के दौरान उसने क्या क्या जवाब दिए। तो बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद जो पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू है आफ्ताब का, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में शुरू किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जेल अधिकारियों के साथ साठगांठ करके जेल नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जेल में जैन दरबार सजाते थे, परिवार के लोग बेरोक टोक जैन से मिलने जाते थे। तिहाड़ जेल में मसाज कराते सत्येंद्र जैन। तिहाड़ जेल में बाहर का खाना खाते सत्येंद्र जैन। जेल में लगता था सत्येंद्र जैन का दरबार। जैन की सेवा में तिहाड़ के 5 कैदी। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के चंपी मसाज की इस तस्वीर का चौंकाने वाला सच अब सामने आ गया है। जेल में सत्येंद्र जैन को मिले वीआईपी सत्कार को लेकर हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रधान सचिव गृह, प्रधान सचिव कानून और विजिलेंस सेक्रेटरी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के सेवा सत्कार में जेल नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए थे और उसी वजह से उन्हें कई वो सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा टहल में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिंटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डीजी जेल संदीप गोयल और सत्येंद्र जैन के बीच साठगांठ की तरफ इशारा किया है। गोयल के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधिकारियों से करीबी रिश्ते होने की वजह से सत्येंद्र जैन को खास अधिकार मिले। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि सत्येंद्र जैन को अपने परिवार से मिलने की आजादी रहती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल नंबर 7 की ड्यूटी पर तो बिना किसी मंजूरी के सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्यों की एंट्री होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सत्येंद्र जैन जब चाहते थे, जिससे चाहते थे, उससे मुलाकात करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन, साथ ही ईडी के एक अन्य केस के आरोपी संजय गुप्ता और रमन भुरारिया के साथ वो तिहाड़ में दरबार लगाते थे।
ये दरबार तिहाड़ जेल में कर्फ्यू के समय भी लगाया जाता था। दूसरे कैदियों के जेल अकाउंट कार्ड्स का फल, खाना और दूसरे चीजों की खरीद के लिए बेनामी इस्तेमाल किया। ये कार्ड जेल वार्डन और दूसरे पैसे वाले कैदियों के द्वारा रिचार्ज कराए जाते थे। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन के वीआईपी ट्रीटमेंट पर ये जांच रिपोर्ट सनसनीखेज है। सत्ता के रसूख के आगे कायदे कानून कैसे टूटते हैं, जांच रिपोर्ट में ये बेनकाब हो गया है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या सियासी विवाद की नई जंग की गवाह बन सकती है, जहां इस बार जेएनयू के भीतर दीवारों पर जातिगत टिप्पणी करते हुए धमकी दी गई। सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े शिक्षकों को भी निशाना बनाया गया है। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने इसके लिए लेफ्ट संगठनों पर आरोप लगाया। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अपनी शिक्षा के साथ अब क्या आधुनिक राजनीतिक लड़ाई में विवादों के केंद्र में रहती है। जेएनयू के भीतर दीवारों पर लिखे जातिवादी नारे क्या एक नए विवादों के सेंटर में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ला देंगे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को भारत छोड़ने और फिर धमकी भरी लैंग्वेज में लाल रंग से लिखा गया। ऐसी बातें जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 2nd और 3rd फ्लोर पर लिखी पाई गयी। जेएनयू की उन महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया, जिन्हें नवंबर 2019 में लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने लंबा घेराव करके रोका था। इन विवादित नारों को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के बीच अब तू-तू मैं शुरू हुई है। लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीजें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। लेफ्ट के संगठनों ने एबीवीपी के आरोपों को नकारा है। जरूरी है कि वक्त रहते प्रशासन इसकी जांच करे, कार्रवाई करे, वरना ये विवाद बड़ा होगा तो फिर से शिक्षा की यूनिवर्सिटी सियासत के दंगल की गवाह बनने लगेगी। बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कानपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इरफान सोलंकी ने एक मामले में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब से कुछ ही देर पहले सरेंडर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर इरफान सोलंकी, जिनकी तलाश पुलिस को थी, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है। समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं इरफान सोलंकी, और इसी के साथ साथ उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था और एसपी विधायक इरफान सोलंकी अब गिरफ्तार हुए हैं। खुद ही वो पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। तस्वीरें भी उस वक्त की सामने आई है जब वो वहां पहुंचे हैं। खुद ही उन्होंने सरेंडर किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की ही। इरफान सोलंकी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 तस्वीरें उस वक्त की जब वो अंदर घुसे, उन्होंने सरेंडर किया, और वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें उस चेयर पर बैठे हुए इरफान सोलंकी आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर दफ्तर में सरेंडर के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता की पैरोकारी की है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक ही पत्नी का कानून लाएंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग जोर शोर से शुरू कर दी है और आवाज जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बुलंद हो रही है। और ये सब गुजरात चुनाव के दौरान हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोई दांव है। गुजरात में चुनाव,
तो सिंगल पत्नी का दाव। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। गुजरात में चुनाव तो लव जिहाद पर तनाव। इसको रोकने के लिए, इस अभिशाप से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय कानून बहुत जरूरी। गुजरात में चुनाव तो आबादी नियंत्रण पर ताव। एक कड़क कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक बीजेपी के सहयोगी संगठन वीएचपी के बड़े अधिकारी, 3 बड़े चेहरे, सामने गुजरात का चुनाव और 3 ऐसे मुद्दे जिन पर हमेशा से विवाद रहा, तनातनी रही, हिंदू मुसलमान का सवाल रहा। गौर से देखने वाली बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं एक पत्नी का कानून लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता की वो पैरोकारी कर रहे हैं। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन लव जिहाद पर पाबंदी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह याद दिला रहे हैं कि वक्त आ गया है जब जनसंख्या पर नियंत्रण का कानून भी जल्द से जल्द बन जाए। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के बड़वानी ले चलते हैं, जहां शिवराज चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक पत्नी वाले कानून की हिमायत करते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। शिवराज के सिर पर पगड़ी थी, पहनावा भी आकर्षक था। मंच पर चहलकदमी करते हुए शिवराज ने बड़ा ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में कमेटी बनाने की भी बात कर दी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कमेटी बनाएगी। गुजरात में कमेटी के गठन को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड में फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हिमाचल में बीजेपी ने घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून का वादा किया है। महाराष्ट्र में भी समान नागरिक कानून पर विचार हो रहा है। कर्नाटक में भी कानून लाने की तैयारी हो रही है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा जाहिर है समान नागरिक संहिता पर बहस ऐसे वक्त में जोर पकड़ी है जब गुजरात में चुनाव आधे रास्ते में है। शिवराज चौहान ऐलान तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन असली घमासान तो गुजरात में ही है। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफिटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। बेशक समान नागरिक संहिता बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन अब इस पर बीजेपी दम लगा रही है और इसकी टाइमिंग भी ऐसी है जब गुजरात चुनाव आगे बढ़ रहा है। बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। लव जिहाद के विरोध में तो वीएचपी पहले भी रही है, लेकिन श्रद्धा मर्डर मामले के बाद वीएचपी ने मांग तेज कर दी। अब वीएचपी के इस सवाल पर तेवर सख्त है। वीएचपी ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाने की गंभीरता से इस पर विचार करे या वीएचपी का विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। और संयोग देखिए कि आफ्ताब के सवाल पर गुजरात चुनाव में भी लव जिहाद पर जमकर वार पलटवार चल रहा है। एक साइको किलर एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर देता है। पुलिस मर्डर की पेचीदगियां सुलझाने में सिर खपा रही है, लेकिन दिल्ली की ये वारदात गुजरात चुनाव के बीच कैसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसकी बानगी देखिए। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण।
और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। 7 राज्यों में कानून बन चुका है, लेकिन राष्ट्रव्यापी समस्या है। वीएचपी मान रही है कि श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का परिणाम है। आफताब के बारे में कुछ दावे वीएचपी के ऐसे हैं जिनकी पुष्टि करना संभव नहीं, लेकिन बड़ी बातें ये हैं कि वीएचपी चाहती है लव जिहाद पर कानून बने। वीएचपी ने इस मसले पर कानून मंत्री से मुलाकात की है। वीएचपी ने लव जिहाद के सवाल पर कैंपेन की भी तैयारी की है। लव जिहाद पर वीएचपी का स्टैंड किसी से छिपा नहीं है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस से वीएचपी को वो ट्रिगर मिल गया, जिसके बाद वो केंद्र सरकार से भी टकराने की बात कर रही है। देखने वाली बात यह है कि गुजरात चुनाव में धीरे धीरे लव जिहाद वाले मुद्दे की अच्छी खासी पैठ हो गई है। आपको याद होगा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले गुजरात के चुनाव प्रचार में लव जिहाद का मुद्दा उछाला था। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका दृष्टि में क्राइम है, मेरा दृष्टि में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। इसके बाद लव जिहाद का मसला सुलगता रहा, सियासत होती रही, सवाल उठते रहे। लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है। जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। लव जिहाद पर गिरिराज हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण के मोर्चे पर भी वो बेहद एक्टिव हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। अब सवाल है कि क्या समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत क्या गुजरात में कोई गुल खिला पाएगी? बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। वहीं रामपुर उपचुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में दिखाई दिया। अखिलेश ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे डाला। सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि वो 100 विधायक लेकर आए, हम उनका समर्थन करेंगे और सीएम बन जाएं। इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। दूसरे के सामर्थ्य से पैदा किए गए बच्चे को खिलाने का शौक पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैदा हो गया। अरे भाई, खुद सरकार बनाओ ना, आप खुद सरकार बनाइए। असल में देखिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व मिटाने पर एकदम से उतारू हो गए हैं। अभी भी जनभावनाओं को समझने का जरा भी प्रयास समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभाओं में और कल रामपुर में उन्होंने
दोनों डिप्टी सीएम को ये ऑफर किया है कि 100 सीट लेकर के आए और मुख्यमंत्री बन जाएं। तो 100 विधायक लेकर के आए और मुख्यमंत्री बन जाए, तो आपको 100 विधायकों को लेकर के जाने का ऑफर है, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर है आपके पास अखिलेश जी का। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है। देश दुनिया में चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर को आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ये उनका फ्रस्ट्रेशन दर्शाता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ कहने का। हमारी सरकार 5 साल 8 महीना से अधिक बीत गया, अभी तक एक आरोप नहीं लगा पाए हैं। और अपने गिरेबान में झांकें, जब उनको सरकार चलाने का मौका है, भ्रष्टाचार, कदाचार, भाई भतीजावाद और अराजकता की आड़ में उत्तर प्रदेश की को आग में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। उनका एक और आरोप ये है कि दोनों डिप्टी सीएम हैं लेकिन अपने विभाग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी सरकार पर नियंत्रण है और जैसा जनता चाहती है उस ढंग से हम लोग काम करते हैं। पूरी तरह से सरकार में हम लोगों की प्रभावी भूमिका है और पूरी सरकार पर नियंत्रण, एक विभाग नहीं। हम लोग दायित्वधारी हैं और पूरी सरकार की जिम्मेदारी हम लोगों पर है और उत्तर प्रदेश की जनता की मनोकांक्षाओं के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर मोहर 17 से 22 वाली सरकार में दोबारा 22 के आम चुनाव में जनता ने लगाई है।